सो हेलो एवरीवन, डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीटी का पूरा सीरीज मैं फ्री में लाने वाला यूट्यूब पे आपके लिए, सबके लिए। तो फ्री सीरीज़ है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चालू कर देते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर चालू करने से पहले अपन ने न्यू स्कीम में क्या क्या पढ़ा था वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ते आगे की लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू स्कीम में जो बाकी कुछ एंटिटीज बाकी उनके कुछ टैक्स रेट, जो अपना अभी डिफॉल्ट टैक्स रेट लगने वाला है वो टैक्स रेट देखने वाले हैं, और उसके बाद में उसकी कंडीशन, और फिर देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं अपन। कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी है फर्स्ट चैप्टर में। आप अगर मॉड्यूल खोल के देख रहे होंगे हर एक लेक्चर के बाद, तो फर्स्ट चैप्टर में बस एक एग्रीकल्चर इनकम वाला एक अच्छा कंसेप्ट बाकी, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं वैसे एग्जाम के लिए, पर वो एक कंसेप्ट बाकी है अपना। तो हो सके तो उसका मैं एक सेपरेट लेक्चर डालूंगा, सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। और अब चालू कर देते हैं आज का लेक्चर। बाकी कुछ रहा तो मैं एक बार फिर से आखिरी में बता दूंगा आपको कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो चालू कर देते हैं। तो डिफॉल्ट स्कीम में, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में, न्यू टैक्स स्कीम में अपना न्यू रिजीम जो है उसमें अपन ने कुछ सेक्शन पढ़े थे। कौन से थे वो सेक्शन? सेक्शन नंबर था 115 बीबीए बीबीबी बीएबी सॉरी बीबी बीएए बीएबी बीएसी बीएडी बीएई। तो इसमें बीएए था अपना डोमेस्टिक कंपनी के लिए, उसके बाद में बीएबी था अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, जिसके अपन सारे आज रेट डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बीएसी था इंडिविजुअल का, जो अपन ने पूरा पढ़ा है, सरचार्ज उसके ऊपर का मार्जिनल रिलीफ, ये सारा अपन ने बीएसी में पूरा कंसेप्ट हो चुका है अपना। उसके बाद में बीएडी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, और बीएई जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करती न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में अपन पहला सेक्शन चालू किया था बीएसी 115 बीएसी, जिसमें अपन टैक्स रेट, डिफॉल्ट टैक्स रेट पढ़ने वाले, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआर, एजीपी। इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आएगा 3 लाख तक। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने तक आएगा? 3 लाख तक। तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। उसका शॉर्टकट आएगा 15,000 रुपए। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक टैक्स आएगा, उसका टैक्स आएगा 10%, उसका शॉर्टकट आएगा 45,000। उसके बाद में 9 लाख से लेकर 12 लाख तक टैक्स आएगा 15%, उसका शॉर्टकट आएगा 90,000। उसके बाद में 12 लाख से लेकर 15 लाख तक टैक्स आएगा 20%, उसका शॉर्टकट आएगा 1,50,000। उसके बाद में 15 लाख से ऊपर आएगा कोई भी इनकम, तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30%। ये अपना स्लैब रेट है, तो अपने को याद भी इजी हो जाएगा। एक 3 का टेबल याद रखने का, अपने को 3, 6, 9, 12, 15, और इधर 5, 10, 15, 20 और 30 लेने का है। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो, इजी, कुछ याद करने को इतना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में रिबेट पढ़ा था अपन ने 87A वाला, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अगर टोटल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, ये टोटल इनकम 7 लाख या उससे कम है, 7 लाख या उससे कम है, तो इंडिविजुअल रेसिडेंट को रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 25,000 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। जो अपना ओल्ड टैक्स स्कीम था उसमें 5 लाख तक रिबेट मिलता था। ओल्ड टैक्स स्कीम था उसमें 5 लाख तक रिबेट मिलता था। उसमें टोटल इनकम 5 लाख होना और 12,500 तक उधर रिबेट मिलता था। और दोनों सेक्शन में, उधर भी और इधर भी, जो रिबेट है 87A वाला, वो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है। ए मतलब कौन सा? 1 लाख तक एग्जाम वाला जो सेक्शन है, उसके ऊपर रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद अपन ने मस्त मस्त एग्जाम्पल लिए थे इसके। उसके बाद अपन गए थे, एग्जाम्पल के बाद कहाँ गए थे अपन? एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने। मार्जिनल रिलीफ भी यहाँ आएगा कि अगर 7 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा इनकम जा रहा है, 7 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा इनकम जा रहा है, तो वहां पे एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। तो अपने को एक इनकम चेक करनी, 7 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा, जो अपन लास्ट ओल्ड स्कीम में जो मार्जिनल रिलीफ पड़ा था, पर वो सरचार्ज पे आता था, यहाँ पे रिबेट पे आएगा वो कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपको। एक तो 7 लाख का टैक्स निकालना है, उसके बाद 7 लाख के ऊपर जितना भी
टैक्स निकाला है 7 लाख के ऊपर जितना भी टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकालना है। अगर जो टोटल टैक्स है वो टोटल इनकम से भी ज्यादा है, टोटल टैक्स जो आ रहा है अपना वो अपना इनकम से, जितने से इनकम बढ़ी उससे भी ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है दोनों केस में, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ अमाउंट आपका मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको 7,27,000 समथिंग तक आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में एक एग्जांपल देखा था आपने और एक होमवर्क दिया था आपको, आई होप आपने किया होगा और आपको आया होगा। उसके बाद में सरचार्ज रेट देखा था अपन ने। ओल्ड टैक्स रिजीम में सरचार्ज का हाईएस्ट रेट लगता था 37%, पर न्यू टैक्स रिजीम में सरचार्ज का मैक्सिमम रेट लगेगा 25%, मैक्सिमम रेट लगेगा कितना 25%। तो टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज आएगा 10%, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन तो सरचार्ज आएगा 25%, एंड जो एक्सक्लूड किया था अपन ने डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन उसके ऊपर सरचार्ज आएगा अपना 15%, क्योंकि सरचार्ज का मैक्सिमम लिमिट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर 15% लिमिट है। तो 2 करोड़ से ऊपर गया तो अपने को 25% सरचार्ज लगाना और डिविडेंड कैपिटल गेन पे 15%। उसके बाद में 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम गया इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो सरचार्ज रेट आ जाएगा अपना 15%। उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल देखा था, अच्छे एग्जाम्पल देखे थे इसके भी। उसके बाद अपन आए थे, ये पूरा एकदम मस्त था क्वेश्चन आपका, नॉर्मल भी था, स्पेशल भी था, राउंड ऑफ भी था, सरचार्ज भी लगाना था, डिविडेंड का कंसेप्ट था, डिविडेंड का प्रोपोर्शनेट टैक्स अपने को अलग करके डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज है, अपन ने एक मस्त कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद में अपन आए थे न्यू टैक्स रिजीम क्यों लाया। अरे भाई ओल्ड में भी और न्यू में भी टैक्स रेट ही पड़ा है, पर ओल्ड में अलग टैक्स रेट है, न्यू में अलग टैक्स रेट है, स्लैब रेट भी अलग अलग है। तो ये न्यू स्कीम क्यों लाया गवर्नमेंट ने, तो न्यू स्कीम में अपने को कुछ डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन अपने को छोड़ने पड़ेंगे। तो वो कौन से थे, अपन ने हेड वाइज लिस्ट देखी थी एक मस्त पैकी और वो लर्न करने की कोशिश की थी। आई नो कुछ लोग नए देख रहे होंगे ये वीडियो तो उनको समझ नहीं आया होगा ये क्या क्या पढ़ा है, तो अपन रिस्पेक्टिव हेड में ये फिर से कंसेप्ट पढ़ने वाले, पर तब तक ये अपने को लिस्ट याद करनी है। तो लिस्ट याद करने के लिए अपन सैलरी हेड में गए थे। सैलरी हेड में अपन ने ये पूरी लिस्ट याद की थी, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, तो स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 जिसमें अपन चिल्ड्रन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस से कुछ अलाउंस मिलते हैं, तो उसका अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में प्लस से अपन प्रोफेशनल टैक्स पे आए थे, प्रोफेशनल टैक्स, और ई से अपन आए थे एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद में एफ से आए थे फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड थ्रू वाउचर, तो इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को। उसके बाद में जी से अपन घूमने वाला कौन सा था, लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट भी अपने को नहीं मिलने वाला। उसके बाद में एच से अपने को HRA हाउस रेंट अलाउंस का भी बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम में। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें अपन रह रहे हैं उसके ऊपर जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का भी बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा, उसके बाद में सेट ऑफ एनी लॉसेस, जो 2 लाख तक सेट ऑफ हो जाता था लॉस कोई दूसरे हेड से, HP का लॉस, तो वो भी अब सेट ऑफ नहीं होने वाला है न्यू स्कीम में। उसके बाद में PGBP में आया था, PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में डिडक्शन कौन से 4 डिडक्शन थे, 33AB, 33ABA, 33AD, 33CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, तो ये 4 डिडक्शन अपने को PGBP के हेड में नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन किसको, आउटसाइडर को, अंडर सेक्शन 35 का आउटसाइडर को जो भी कंट्रीब्यूशन होता है साइंटिफिक रिसर्च की, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो सेक्शन था अपना 35 में पूरा पढ़ने वाले, उसका डिडक्शन अपने को, आउटसाइडर को जो भी डोनेशन दिया उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिला। पर क्या इनसाइडर जो अपन ने खुद के इन हाउस डेवलपमेंट के लिए, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया, तो उसका डिडक्शन अपने को मिलने वाला है। पर जो आउटसाइड उसको डोनेशन दिया, उसको डोनेशन किया, उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में
अदर सोर्सेज में जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में 80C टू 80U, 80C टू 80U के डिडक्शंस का बेनिफिट अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट अपने 3 सेक्शन 80CCD टू 80CCH2 और 80JJAA, 80CCD टू 80CCH2, 80JJAA, 80CCD टू 80CCH2, 80JJAA, इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम में। उसके बाद आए थे अपन कुछ एक्सेप्शन अपने को छोड़ने पड़ेंगे, जिसमें था डेली अलाउंस जो मिलता है एमपी एमएलएस को। उसके बाद में एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड का जो एक्सेप्शन रहता था 1500 का अमाउंट समथिंग, तो वो अपने को क्लबिंग के हेड में क्लब हो जाता था वो पेरेंट की इनकम में, इनकम चाइल्ड का, तो उसके लिए एक्सेप्शन होता था, तो वो एक्सेप्शन अब नहीं मिलेगा। सॉरी, एग्जाम्पशन अपने को नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट, एसईजेड में जो यूनिट है उनके लिए टैक्स हॉलीडे का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता था, तो उसका भी बेनिफिट अपने को ये न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक अपन ने पूरा पढ़ा था, ये एग्जाम्पशन से गलती से एक्सेप्शन बोल दिया था, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था पूरा। इसके बाद अपन आ रहे हैं आज के न्यू कंसेप्ट के ऊपर, न्यू कंसेप्ट के ऊपर। अब इसे वही शीट खोल, तो अब अपन ने पढ़े थे सारे हेड में के जो डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाले, जिसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, ये जो बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाले अब ये साल से जो नए स्कीम में खुद को टैक्स पे करने वाले, खुद का टैक्स न्यू स्कीम में पे करने वाले, तो उनके लिए ये डिडक्शन, ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होने वाले। तो पहले कभी भी कोई भी लॉस ये इनकम के वजह से, मतलब ये बेनिफिट के वजह से कोई भी लॉस आ रहा होगा, अगर एचपी का लॉस है, अब 2 लाख रुपए तक वहां पे अपन इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते थे एचपी के इनकम में, पर ये 2 लाख की इनकम के वजह से कोई प्रीवियस असेसमेंट ईयर में कोई भी लॉस आ रहा होगा, वो लॉस अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये ईयर तक, तो क्या अब ये लॉस अपन सेट ऑफ कर सकते थे? नहीं भाई, अब अपन ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी यो डिडक्शन की वजह से अपन बेनिफिट ही नहीं ले सकते। अब वो डिडक्शंस का अपन बेनिफिट ही नहीं ले सकते। तो डिडक्शन की वजह से कोई भी लॉस आया होगा, पहले कोई भी लॉस आया होगा ये डिडक्शंस की वजह से, तो वो लॉस भी अपन सेट ऑफ नहीं कर सकते, अब कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर सकते ये साल से, अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे होगे तो ये लिख लेते एक बार अपन पूरा, क्या बोला मैं अभी, मतलब आपको फिर से समझ में आ जाएगा ठीक से पूरा। तो लिखो नोट इफ देयर इज any carry forward loss or any unabsorbed depreciation from any earlier assessment year which is arise due to above deductions and exemptions set of such loss or unabsorbed depreciation. Depreciation is not allowed, is not तो ये डिडक्शंस और ये एग्जम्पशंस की वजह से
कोई भी लॉस अगर पहले ईयर में अराइज हो रहा होगा तो उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। वो अपन सेपरेट चैप्टर है उसका, तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे सेट ऑफ होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है और कैसे लॉस सेट ऑफ होते हैं इंट्रा हेड और इंटर हेड में, तो वो अपन पढ़ेंगे सेपरेटली। पर अगर कोई लॉस ऐसा ये हेड की वजह से, ये डिडक्शन और एग्जाम्पशंस की वजह से कोई भी लॉस आ रहा होगा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस अर्लियर असेसमेंट ईयर में, तो वो लॉस अपन ये साल कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते कोई भी हेड से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो नई स्कीम है, ये जो नई स्कीम है वो अपने को कब एडॉप्ट करनी है। मतलब अपने को बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अपन न्यू स्कीम में टैक्स पेड कर रहे हैं या ओल्ड स्कीम में। तो उसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि आपको कौन से स्कीम में जाना है, 115 बीएसी एप्लीकेबल करना है या ओल्ड स्कीम में जाना है। तो वहां पे बस अपने को यस या नो करना होता है कि अपने को ऑप्ट आउट करना है स्कीम से या नहीं करना है। तो आप जब प्रैक्टिकली सीखोगे तो ये आपको बस एक क्लिक करना होता है कि अपने को ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है। एक क्लिक से पूरा काम हो जाता है। तो अपने को ये रिटर्न फाइल करते समय पूरा स्कीम देखना है। नीचे लिखो ये लगे तो, रिटर्न फाइल लिख लो, हिंदी में लिखना हम लोग करते टाइम स्कीम सेलेक्ट करना। रिटर्न फाइल करते समय अपने को स्कीम चेक करना है कि अपने को ओल्ड में बेनिफिशियल ज्यादा है या न्यू में ज्यादा है। अब सैलरी के केस में अपन, अब सैलरी जो एम्प्लॉय उनके लिए न्यू और ओल्ड वो कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। या न्यू स्कीम में उनको बेनिफिट रहा तो वो न्यू स्कीम में भी टैक्स पे कर सकते हैं, या ओल्ड स्कीम में उनको बेनिफिट रहा तो वो ओल्ड स्कीम में भी टैक्स पे करते हैं। पर जिनका बस पीजीबीपी इनकम है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन नहीं रखा है कि आप ओल्ड में भी जा सकते हो या आप न्यू में भी जा सकते हो। तो उनके लिए डिफॉल्ट में तो उनको न्यू स्कीम ही एप्लीकेबल हो जाएगा। डिफॉल्ट में उनको न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएंगे। जब भी अगर मेरा पीजीबीपी इनकम है तो मैं न्यू स्कीम में ही टैक्स भरूंगा। पर मैंने अगर न्यू स्कीम छोड़ दी और मैं ओल्ड स्कीम में चला गया, ओल्ड स्कीम में मतलब 2.5 लाख की स्लैब रेट में चला गया मैं, तो फिर से मैं न्यू स्कीम में नहीं आ सकता। अब मैंने उसको आजमा लिया है ना, तो फिर उसी के साथ रहने का जिंदगी भर। अब मैं न्यू स्कीम में नहीं आ सकता। यहाँ पे उससे शादी हो गई कि हो गई, यहाँ पे तलाक हो गया, उससे शादी होगी कि हो गई, उसके बाद में कोई तलाक नहीं मिलेगा, इसके साथ फिर से नहीं आने सकता। अब ये आपकी एक्स हो गई, इसके साथ कोई नाता नहीं रखने का। तो पीजीबीपी इनकम वाले के लिए इफ एसएससी पीजीबीपी इनकम, तो एक तो करना पड़ेगा कंटिन्यू विथ ओल्ड स्कीम, कंटिन्यू विथ न्यू स्कीम, कंटिन्यू करना पड़ेगा न्यू स्कीम के अंडर। और इफ want एसएससी want देखो, इफ एसएससी तो ओल्ड स्कीम में उसको सारे डिडक्शन एटीसी टू एटीयू के सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में वो हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस रहा तो वो भी सेट ऑफ कर सकता है। तो अगर उसको ओल्ड स्कीम में जाना रहा, इफ एसएससी वांट ओल्ड स्कीम, चेंज इट टू ओल्ड स्कीम, but if old scheme apply, then
एसएससी can't change it to new scheme. तो इफ एसएससी वांट ओल्ड स्कीम, अगर पीजीबीपी इनकम रहा तो कंटिन्यू करने का न्यू स्कीम में, पर अगर एसएससी को लगा कि ओल्ड स्कीम चाहिए उसको तो चेंज कर देगा ओल्ड स्कीम में, और चेंज करने के बाद वो फिर से न्यू स्कीम में उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको फिर ओल्ड स्कीम में पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको एटीसी टू एटीयू के सारे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, उसको एचपी का जो लॉस है वो सेट ऑफ करने को मिलेगा, उसको फिर जो भी डिडक्शन यहाँ पे अपन ने लिखे थे वो जो अलाउड नहीं थे वो सारे उधर अलाउड हो जाएंगे, वो सारे उधर अलाउड हो जाएंगे और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम में, फिर उसको 2.5 लाख का स्लैब रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना 115 BAC का जो है इंडिविजुअल HUF AOP BOI AGP का पूरा 115 BAC यहाँ पे हो जाता है पूरा खत्म, आपका पूरा खत्म। यहाँ पे आपने सब पढ़ लिया, उसका टैक्स रेट पढ़ लिया, रिबेट पढ़ लिया, सरचार्ज पढ़ लिया, मार्जिनल रिलीफ पढ़ लिया। न्यू और ओल्ड स्कीम में जो जो डिडक्शन है वो कौन से, मतलब जो डिडक्शन और बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जाम्पशंस का, तो वो भी अपन ने पूरा लिस्ट पढ़ लिया है यहाँ पे। अब इसके अलावा यहाँ पे न्यू स्कीम में 115 BAC का कोई भी पॉइंट आपका बचे हुआ नहीं है, आपके सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं इंक्लूडिंग पूरा डिडक्शन एग्जाम्पशंस। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, अब अपना इंडिविजुअल होगा, बचे कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट। अपन ने लिस्ट देखी थी, वो 5 जो सेक्शन मैंने लिख के दिए उसमें BAA, BAB, BAC हो गया अपना, BAD और BAE बाकी, BAD और BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी, BAA और BAB अपना कंपनीज के लिए लगे, वो अपना एक बाकी। तो एक बार बात कर लेते हैं अब उसकी। तो उसके लिए क्या करो आप, एक न्यू पेज लो, एक न्यू पेज लो, मतलब आपका पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे। न्यू पेज पे लो, न्यू पेज पे हेडिंग लो ऊपर सेक्शन 115 BAA, BAB, BAD और BAE। तो बाड़ BAE जो बोलना है बोलो, पर याद रखो ये सेक्शन अपने काम आने वाले। 115 BAA, BAB, BAD, BAE, BAC अपना इंडिविजुअल के। तो अब न्यू स्कीम में अब ये जो है BAA और BAB कंपनी के लिए, BAD और BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, BAA कंपनी के लिए, BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, BAE मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लगेगा। ये डिफॉल्ट स्कीम रहेगा। अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो आप ओल्ड स्कीम में भी जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, कंपनी के पास जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही तो एक बार मैं आपको रफ में बता देता हूँ। ये देखो कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही तो आपको BAB एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको BAB एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी BAB के भी हिसाब से टैक्स पे कर सकती है। अगर उनको लगा कि मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देना है, जो मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको बताऊंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन है उसके ऊपर BAB एप्लीकेबल होगा, पर जो अदर इनकम है, जो अदर इनकम है उसके ऊपर BAA ही एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर BAA ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ तक रहा तो उनके लिए 25% टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर उनका इनकम 400 करोड़ से ऊपर चला गया तो वो 30% के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, वो 30% टैक्स रेट लगेगा जो अपन ओल्ड स्कीम में था। तो एक तो कंपनी यहाँ इसके लिए एप्लीकेबल हो सकती है या फिर इसके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। अब डोमेस्टिक कंपनी 400 करोड़ तक रही तो यहाँ टैक्स पे करेंगी, 400 करोड़ से ऊपर रहा तो यहाँ टैक्स पे करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग से रहा तो इधर, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं रहा तो इधर। ये ब्रीफ आइडिया दे रहा था आपको, मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिखता हूँ और फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। ये देखो अब ये जो सारे पॉइंट है ना नीचे के, ये चारों सेक्शन के लिए। अब देखो जो पुराने ओल्ड स्कीम में 25% और 30% टैक्स रेट लगता था कंपनीज को, फिर ये न्यू सेक्शन क्यों लाया? अब यहाँ पे भी कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस डिसअलाउ कर देंगे, वो यहाँ पे भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो अब यहाँ पे ऊपर पढ़ा जो अपन ने, उसमें पर क्या क्या पढ़ा अपन ने, हर एक हेड वाइज सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब सैलरी इनकम, कंपनी को सैलरी इनकम हो सकती है क्या? नहीं, कंपनी को सैलरी इनकम कहाँ से आएंगी भाई? कंपनी को सैलरी नहीं मिल सकती। उसके बाद में एचपी इनकम हो सकती है कंपनी को, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट वगैरह कुछ रहा उन्होंने, कुछ प्रॉपर्टी होंगी और रेंट पे दी होंगी, तो एचपी इनकम हो सकता है। पर इनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब कंपनी खुद रह सकती है क्या? तो कंपनी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जिसमें कंपनी खुद रहती हो, तो एचपी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर जो लिस्ट पढ़ी अपन ने इंडिविजुअल के लिए 115 बीएसी में जो डिडक्शन और जो एग्जम्पशन इंडिविजुअल को एप्लीकेबल नहीं होगी, वो सेम लिस्ट इनको भी एप्लीकेबल होगी। पर आपको मैं समझा रहा हूं, अब सैलरी इनको एप्लीकेबल नहीं होगा, एचपी इनको एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए पेड करते हैं उसका ही डिडक्शन ऊपर अलाउ डिसअलाउड होता है। पर कंपनी खुद कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं रहती ना, कंपनी कहीं नहीं रह सकती, कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, लिविंग एग्जिस्टेंस की उसके कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, तो कंपनी के लिए एचपी का भी डिडक्शंस डिसअलाउड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद में पीजीबीपी में अपन ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं पढ़ा, कैपिटल गेन का कोई डिडक्शन ऐसा है नहीं कि जिसका अपन बेनिफिट मतलब डिसअलाउड की। कैपिटल गेन के सारे बेनिफिट अपने को मिलने वाले हैं, कैपिटल गेन के सारे बेनिफिट अपने को मिलने वाले हैं, तो कैपिटल गेन के सारे बेनिफिट इधर भी मिल जाएंगे। अब पीजीबीपी में अपन ने ऊपर पढ़ा था कि एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कंपनी के केस में एडिशनल डिप्रिसिएशन हो सकता है भाई, पीजीबीपी मेन बिजनेस है, एडिशनल डिप्रिसिएशन हो सकता है, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपन ने 4 सेक्शन की बात की, 33AB, 33ABA, 33AD, 35AD और 35CCC, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा, इसका भी बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक सेक्शन ऐड होगा कंपनी के केस में 35CCD, 35CCD का भी एक सेक्शन ऐड हो जाएगा जिसका बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। तो मतलब सैलरी उधर था, इधर नहीं होगा क्योंकि सैलरी नहीं रहता, एचपी उधर था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो उधर था। कंपनी के केस में इधर कुछ भी नहीं आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके बाद में पीजीबीपी वहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो पीजीबीपी जैसे वहां एप्लीकेबल था वैसा ही यहां एप्लीकेबल होगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन 4 सेक्शंस वो 33, 35। उसके बाद में डोनेशंस का सेक्शन था 35 का, डोनेशन टू अदर्स, तो वो सेक्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सेक्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और कंपनी ने इन हाउस कुछ रिसर्च किया, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ खर्चा किया, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। पर कंपनी ने कुछ डोनेशन दिया, कुछ यूनिवर्सिटी को, कुछ कॉलेजेस को, कुछ कंपनीज को जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए अगर कोई भी डोनेशन दिया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसका बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये अंडर सेक्शन BAA, BAB, BAD और BAE को सारा प्रोविजन पीजीबीपी का सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएगा ये चारों सेक्शंस के लिए। वहां पे क्यों ज्यादा सेक्शंस थे? क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल को सैलरी इनकम भी आ सकती है, एचपी भी हो सकता है, पीजीबीपी भी हो सकता है, अदर सोर्सेस भी हो सकता है, एग्जम्पशंस डिडक्शंस भी उसको मिल सकते हैं 80C to 80U के। तो उधर वहां पे अपने को ज्यादा पढ़ना था, इधर बस अपने को सैलरी नहीं मिलेगा कंपनी के केस, एचपी नहीं रहेगा, ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसके बाद में पीजीबीपी होगा, तो पीजीबीपी एज इट इज ऊपर का कॉपी पेस्ट। उसके बाद में कैपिटल गेन तो अपन ने ऊपर पढ़ा नहीं था। उसके बाद में अदर सोर्सेस, फैमिली पेंशन, कंपनी को कौन सा फैमिली पेंशन मिलेगा तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में 80C to 80U पढ़ा अपन ने, तो यहाँ भी 80C to 80U का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 2 सेक्शंस का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब CCD2 जो होता है, CCD2 अपन डिडक्शंस में पढ़ेंगे, CCD2 जो होता है वो NPS के लिए होता है, NPS के लिए CCD2 जो होता है। तो कंपनी के केस में NPS कुछ नहीं आएगा, पेंशन स्कीम कुछ भी नहीं आएगा कंपनी के केस में, तो वहां पे CCD2 यहाँ पे नहीं आएगा, वहां पे था, यहाँ पे नहीं आएगा। मैं आपको बस डिफरेंस बता रहा हूँ, एक बार लिखेंगे आपको फिर से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में CCH2 जो था वो नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, वो आप पढ़ेंगे बाद में, तो फिर से आपको समझ में आ जाएंगे, वो भी ऐसे डोनेशंस के रिलेटेड। उसके बाद में और एक कौन सा सेक्शन अपन पढ़ा था वहां पे 80JJAA, ये एम्प्लॉइज को जो सैलरी वेजेस पेड करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो इंडिविजुअल भी सैलरी एंड वेजेस पेड कर सकता है और कंपनी भी सैलरी वेजेस पेड कर सकती है। तो JJAA 80JJAA ऊपर भी था, 80JJAA इधर भी नहीं मिलेगा। पर 80C to 80U में अपने को तीन अलाउड थे,
ऊपर CCD2, CCH2 और 80JJAA। तो CCD2 और CCH2 कंपनी की केस में नहीं आएगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। CC80JJAA यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, वहां भी एप्लीकेबल होगा, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। और उसके साथ और एक सेक्शन ऐड हो जाएगा 80M यहाँ पे भी मिले, उसका यहाँ पे ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, उधर रहा कुछ तो उधर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक मैट होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और एक AMT होता है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे। तो ये भी अगर ये स्कीम में मतलब अपन न्यू स्कीम में डिफॉल्ट स्कीम में अगर टैक्स पे कर रहे होंगे, डिफॉल्ट स्कीम अगर एप्लीकेबल कर रही होगी कंपनी, तो उनके लिए मैट और AMT भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए AMT आता है, कंपनी के केस में मैट आता है, तो वो भी इनको एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? सैलरी वहां आएगा, यहाँ नहीं आएगा, HP वहां आएगा, यहाँ नहीं आएगा, PGBP वहां भी आएगा, यहाँ भी आएगा। उसके बाद में अदर सोर्सेस वही आएगा, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद में कैपिटल गेन पढ़ाई नहीं, 80C2 ATU वहां भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ये बस एक डिफरेंस बताया मैंने आपको। अब एक बार पूरा लिख लेते हैं। अब PGBP की जो लिस्ट है आपको याद आ रही होंगी, PGBP एडिशनल इनकम, एडिशनल डिप्रिसिएशन, वो पूरी अपने को कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे फिर से। तो एक मिनट रुको, कॉपी पेस्ट करने से पहले दो नोट लिख लो यहाँ पे, दो नोट लिख लो यहाँ पे। लिखो ऑप्शंस वंस exercise can't be withdrawn। अब कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल कर दिया, ये सेक्शन के अंडर उन्होंने टैक्स पे कर दिया, तो वो मतलब कंपनी और सेक्शन में भी भर सकती टैक्स और ये सेक्शन में भी। तो अगर कंपनी ने ऑप्शन चूज कर लिया है कि ये सेक्शन में अपने को टैक्स पे करना है, तो फिर यही सेक्शन में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, यही सेक्शन में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो और सेक्शन में नहीं जा सकती है। तो ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कांट बी विड्रॉन। उसके बाद में मेरे को ये बताओ, कंपनी के केस में यहाँ पे अलग टैक्स रहेगा, तो स्पेशल इनकम जो हुई है कैपिटल गेन वाली, वो क्या स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगे? हाँ, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगे, चाहे कोई भी एसएससी हो, कोई भी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एपी, बीआईएल, एजीपी, लोकल अथॉरिटी, कोई भी एसएससी रहो, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगी। तो लिखो यहाँ पे स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। चलो अब लिस्ट बना लेते हैं अपन एक बार। ये न्यू पेज पे लिखना, मैं पूरा मतलब जो तीनों चारों सेक्शन है वो आपको एक पेज में पूरा शॉर्ट में लिख के दूंगा, तो आपको मतलब इजी जाएंगे जब आप रिवाइज करोगे। तो ये लिखो यहाँ पे, अब फॉलोइंग बेनिफिट्स deductions, benefit deductions will not be available, following sections deductions will not be available। तो फर्स्ट कौन सा था अपना? एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेकंड लिखो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC और 35 CCD। जाते होंगे आप? मैं नहीं जाता भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, ना बंदी को घुमाने के पैसे, ना मेरे के लिए पैसे कुछ। तो जो भी हो, आप मेरा सहारा।
तो ये सेक्शंस का बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। ऊपर के केस में अपन ये नहीं था, अपना सीसीडी नहीं था, सीसीडी नहीं था, यहाँ पे सीसीडी का भी अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद थर्ड कौन सा था अपना, जो आउटसाइडर को अपन डोनेशन दे रहे रिसर्च के लिए अंडर सेक्शन 35 के अंडर जो भी, तो डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो यहाँ पे, आउटसाइड contributions under section 35 1 clause 2 clause 2a clause 3 और 35 2a, तो इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। ये था पीजीबीपी का अपना, पीजीबीपी ऊपर भी इतना ही था, पूरा कवर हो गया। बस यहाँ पे एक ऐड हो गया ये सेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे लिखो डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 80C to 80U except 80 JJA and 80M का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, रीजन समझ में आ रहा है आपको? कंपनी के केस में कौन से डिडक्शन उन्होंने डिसअलाउ किए और ऊपर कौन से डिसअलाउड थे। ऊपर का रीजन सैलरी, एचपी, पीजीबीपी सब था। इधर सैलरी नहीं आ सकता, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एचपी नहीं आ सकता, कैपिटल गेन वहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद में पीजीबीपी वहाँ का यहाँ डिक्टो कॉपी बेस्ड है, बस एक दो सेक्शंस कम ज़्यादा हुए। उसके बाद में 80C to 80U वहाँ भी था, यहाँ भी है, पर वहाँ पे 3 सेक्शन थे अपने, CCD2, CCH2 और JJAA। तो यहाँ पे JJAA मिलेगा और 80M मिलेगा, JJAA और 80M। और लास्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे MAT and AMT not applicable। MAT and AMT not applicable। तो लिख रहा हूँ MAT and AMT not applicable। अब आप ये पूछेंगे, अरे भाई तू इतना ज्ञान दे रहा है तो टैक्स रेट भी बता देना। टैक्स रेट तो तूने बताया नहीं आज तक, जो बेनिफिट डिसअलाउड है वही बताते जा रहा है। तो देखो आप टैक्स रेट, यहाँ पे लिखो टैक्स रेट सरचार्ज कंपल्सरी। सरचार्ज यहाँ पे कंपल्सरी आएगा, सरचार्ज यहाँ पे कंपल्सरी आएगा। ओल्ड स्कीम में कैसे पढ़ रहे थे अपन, या फिर इंडिविजुअल BAC का जो सेक्शन था 115 BAC, उसमें अपन क्या पढ़े थे कि 50 लाख के ऊपर इनकम गया तो ही सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाता था। या फिर ओल्ड स्कीम में कंपनी के केस में भी 1 करोड़ के ऊपर गया तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाता था। पर ये स्कीम में, अब नए स्कीम में अपने को वैसा नहीं है, सरचार्ज रेट अपने को लगाना है, मतलब लगाना है। अगर तेरा इनकम 1 रुपया भी रहा तो तेरे को टैक्स भी पेड करना है, सरचार्ज भी पेड करना है और HEC भी पेड करना है। और अब आप बोलेंगे अरे भाई ये तो फिर नुकसान हो गया ना कंपनी का। नहीं भाई, यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट, ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट अपना कैसे जा रहा था, 25% प्लस 7% प्लस 4%, या 25% प्लस 12% प्लस 7% ऐसा जा रहा था। या फिर डोमेस्टिक कंपनी टर्नओवर का लिमिट से अगर 400 करोड़ से ज्यादा जा रहा होगा तो 30%
प्लस 7% प्लस 4%, 30% प्लस 12% प्लस 4%, ऐसा सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जा रहा था। तो इफेक्टिव टैक्स रेट वहां पे ज्यादा जा रहा था, इफेक्टिव टैक्स रेट वहां पे ज्यादा जा रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने टैक्स रेट जो है वो टैक्स रेट कम कर लिया। सरचार्ज 10% वैसा रखा है, सरचार्ज अपने को 10% हर एक केस में लगेगा, इनकम कम हो ज्यादा हो कंपल्सरी लगेगा, इनकम कोई भी रहो तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएंगे। पर जो टैक्स रेट है, जो ये टैक्स रेट है ये यहाँ पे कम कर दिया है, यहाँ पे कम कर दिया है। तो इसके वजह से कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि उनके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, उनको डिडक्शंस लेने हैं, कौन से डिडक्शंस का बेनिफिट उनको लेना है, लाइफ टाइम लेना है, क्योंकि एक बार एप्लीकेबल हो जाएगा तो लाइफ टाइम एप्लीकेबल हो जाएगा ये। तो उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन से डिडक्शन उनको अवेलेबल है, कौन से डिडक्शन उनको लेने और उनका फायदा कौन से सेक्शन में ज्यादा हो रहा है, ओल्ड स्कीम में ज्यादा हो रहा है या न्यू स्कीम में जो अपना 115 BAA का सेक्शन है उसमें ज्यादा हो रहा है। तो ये कंपनी को चेक करना पड़ेगा। इसकी वजह से अपनी जरूरत कंपनी में ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अपन टैक्स के एक्सपर्ट होने वाले हैं अभी। तो लिखो अब टैक्स रेट हो गया, सरचार्ज होगा, और ये लिखो HEC, ये लिखो HEC 4%, तो ये हर केस में आ जाएगा। तो अब लिखो, अब ऊपर लिखो यहाँ पे, अभी आपने चारों सेक्शन में सेम पढ़ा हुआ। अब ये जो ऊपर अपन बेनिफिट देखे, तो बेनिफिट तो देखा जाए तो ये पांचों सेक्शंस के लिए BA से लेके BAD तक पांचों सेक्शंस के लिए ये बेनिफिट मतलब नॉट अवेलेबल सबके लिए सेम है। ये डिडक्शंस किसी को भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, पर इंडिविजुअल के लिए थोड़े अलग सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे और कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थोड़े अलग सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम का सोर्स अलग है, इंडिविजुअल का इनकम का सोर्स मल्टीपल हो सकता है, पर कंपनी के केस में बस PGBP ही कंपनी का सोर्स हो सकता है। उनको सैलरी में नहीं मिल सकती, उनको HP मिल सकता, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इनके वजह से इनका इनकम का सोर्स अलग हो सकता है। इसके लिए वजह थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, पर अपने को सेम है। PGBP वहां भी एडिशनल डिप्रिसिएशन जो आपको बोला मैंने। तो चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आप 115, यहाँ पे लिखो अब 115 BAA। अगर लगे तो आप नाम भी लिख लो यहाँ पे कि सेक्शन में क्या होता है, शॉर्ट में लिख लो, मतलब कंपनी यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख लो कि कौन सा एप्लीकेबल है। उसके बाद में 115 BAB जो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अपन पढ़ेंगे फिर से अभी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, क्या क्या है उसमें। उसके बाद में 115 BAC ऊपर पढ़ लिया अपन ने, ये BAD आएगा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा अपना, और BAE आ जाएगा यहाँ पे 115 BAE आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा MFG कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब टैक्स रेट की बात करते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं। अब यहाँ पे टैक्स रेट की बात करते हैं। आपका पूरा सेक्शन, ये चारों सेक्शन में एक ही पेज में दे रहा हूँ आपको, मस्त शॉर्ट में बन जाएगा आपका। अगर मॉड्यूल देखे या फिर कोई ऑथर की बुक देखी तो उसमें भर भर के दिया ये सेक्शंस का, अलग अलग मैं सबको मर्ज कर दिया और मस्त आपको एक पेज में आपकी चारों सेक्शन हो जाएंगे। चलो फिर यहाँ पे आप सेक्शंस ले, टैक्स रेट लिखो, यहाँ पे लिखो 22%, यहाँ पे लिखो 15%, यहाँ पे फिर से लिखो 22%, यहाँ पे लिखो 15%। समझे? यहाँ पे टैक्स रेट कम हो गया, यहाँ पे ऊपर 25% था, 30% था, 25% था और 30% था ऊपर कंपनीज के लिए। यहाँ पे कितना है? 22% या फिर 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वहां पे अलग था, यहाँ पे आप 22% और 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए शायद अपने स्लैब पढ़े थे, वहां पे स्लैब रेट ही पढ़े थे ना वहां पे। 10,000 तक 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20%, और 20,000 से ऊपर गया तो 30%। सरचार्ज भी वहां पे 7% और 12% था। यहाँ पे अब सरचार्ज टैक्स रेट ही कम हो गया, तो सरचार्ज इनका इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा। और सरचार्ज यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे सारे केस में 10% आ जाएगा अपना सरचार्ज रेट, 10% सरचार्ज रेट आ जाएगा सारे केस में, सारे केस में 10% सरचार्ज रेट आ जाएगा। उसके बाद में इसी से अपना 4% एज इट इज सारे केस में जैसा एप्लीकेबल हो जाएगा वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे यहाँ पे भी।
तो अपन एक बार इफेक्टिव टैक्स रेट लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा 22 प्लस 10% प्लस 4% 25.168 25.168% एंड 25 प्लस 22 प्लस 10% प्लस परसेंट क्या आना है 15 प्लस 10% प्लस 4% 17.16%। तो देखो ऊपर कितना पे करते थे अपन 25%, 7% सरचार्ज और 4% सेस, या 25% प्लस 12% प्लस 4% सेस। ऐसा इफेक्टिव बहुत ज़्यादा जाता था वहाँ पे, इफेक्टिव ज़्यादा जाता। अब यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत कम है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा 25.168%। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 17.16%। समझ में आया क्या जो अलग अलग डिफरेंस बताया मैंने आपको दोनों सेक्शन में। उसके बाद अब बात करते हैं अपन। अब मैंने क्या बोला आपको, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सोसाइटी, तो उनके लिए टैक्स रेट कम लगेगा 17.16 और 17.16 दोनों सेक्शन में। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो इनका कैसा बोला है गवर्नमेंट में, जो मैन्युफैक्चरिंग से उनकी इनकम आ रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग से उनकी इनकम आ रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग से उनकी इनकम आ रही है, उसका ही टैक्स रेट 17.16% होगा। मतलब जो भी अदर इनकम आ रही है, अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे चढ़ा रखी है तो वो अदर इनकम होगा। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, तो उसके वजह से उसके डिडक्शंस का कोई भी यहाँ पे लेन देना नहीं आएगा, क्योंकि जो डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का वो बस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में ही आ सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती, तो डिडक्शंस का यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा। तो कंपनी ने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चढ़ा रखी हो और उसका उनको रेंट आ रहा हो या फिर कोई डिविडेंड आ रहा हो, कोई इंटरेस्ट आ रहा हो एफडी के ऊपर, तो उसके लिए उनको क्या ये 17.16% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा क्या? कि आंसर इज नो, आंसर इज नो। उनके लिए 17.16 टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा वो इनकम के लिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग से वो इनकम आ रहा है तो उसके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 7.16। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम आ रहा है उसके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 17.16। पर जो अदर इनकम आ रही, हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, जो भी अदर इनकम आ रही है उसके लिए उनको टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25.168%। क्योंकि न्यू स्कीम में आ गया तो तू न्यू स्कीम छोड़ नहीं सकता भाई। तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तेरे को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। पर जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा उस इनकम के लिए तेरे को ये टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर से मैन्युफैक्चरिंग में रही तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैन्युफैक्चरिंग का इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 17.16%। पर जो अदर इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम उनको आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25.168%। इफेक्टिव टैक्स रेट बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168% एप्लीकेबल हो जाएगा उस केस में। अब मुझे बताओ कोई भी स्पेशल इनकम आ रही होगी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तो क्या स्पेशल इनकम ये 25.168 से टैक्सेबल होगी या स्पेशल रेट से? अरे भाई स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगी, उसको इसमें मत घुसाओ बीच बीच में। स्पेशल इनकम का सोचना ही नहीं जब टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं अपन, तो स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा, उसको इधर लाना ही नहीं। जो अदर इनकम रहा जो अपन अदर हेड में कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल गेन छोड़ ही देना है आपने को आखिरी तक, बस एसटीसीजी जिसके आगे कोई भी सेक्शन नहीं रहा वो नॉर्मल इनकम ट्रीट होगा। बाकी सब कैपिटल गेन अदर सेक्शन स्पेशल इनकम में आता, तो सारी कैपिटल गेन को अपने को स्पेशल रेट लगाना पड़ेगा। पर अदर सोर्सेस पीजीबीपी सैलरी वो इसमें तो सैलरी नहीं आएगा, पर अदर सोर्सेस का कुछ भी इनकम रहा, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम रहा, तो उसके वजह से इनको यही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोल समझ में आया क्या? चलो ये भी लिख लेते हैं अपन। मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग
कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 17.16 पर अदर इनकम रहा तो उसके लिए 25.168% लगे। तो आपको ये दोनों ही सेक्शन के लिए एक मस्त एरो बनाना है, एक मस्त एरो बनाना है। इसमें इसको मत घुसा बोला क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीएडी को, ये अलग है, ये बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है उसके लिए बोल रहा है। लिख लो यहाँ पे लगे तो, ओनली बीएपी, ओनली बीएई, तो बीएडी को और बीएए को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिखो अब यहाँ पे, ये थोड़ा सा एरो अपन नीचे खींच लेता और लिखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, यहाँ पे फिर से लिखो टैक्स रेट, सरचार्ज, एचईसी। टैक्स रेट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहा तो उधर एप्लीकेबल हो जाएगा 15%, फिर पेन से लिखता 15%, 10%, 4%, इफेक्टिव क्या आ जाएगा 17.16%, 16%। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग से हो गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आएगा एचपी इनकम, डिविडेंड लिखो, के बाद में इंटरेस्ट लिखो, एक्सेट्रा। उसको एप्लीकेबल होगा 22%, 10%, 4%, इफेक्टिव आ जाएगा 168%, 168%। इसके बाद में आ जाएगा स्पेशल इनकम, एक और एक लगेगा अपने को, यहाँ पे जगह नहीं होगी तो थोड़ा एडजस्ट करो, छोटा छोटा लिखो, स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट। अब यहाँ पे आप ये पूछेंगे अब सरचार्ज तो नहीं आएगा, नहीं भाई, मैंने क्या बोला, सरचार्ज अपने को कंपलसरी लगाना है, कंपलसरी लगाने का है, कंपलसरी लगाने का है। तो स्पेशल इनकम भी रहा, स्पेशल इनकम को स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, पर सरचार्ज इनको कंपलसरी लगाना ही है 10%। तो यहाँ पे सरचार्ज आ जाएगा अपना 10% और एचईसी आ जाएगा अपना 4%। समझ में आए क्या रे, समझ में आया क्या? अब और एक ये इनकम है, आयन हो गया, यूएन हो गया। अब मुझे बताओ, अब इनका असेसमेंट बाय चांस हो गया, जो असेसमेंट का प्रोसीजर वो आप फाइनल में पढ़ोगे कि क्या होता है। आप इंटर में बस जब रिटर्न फाइल करते हैं, पूरा इनकम कैलकुलेट करते हैं और रिटर्न फाइलिंग तक आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है पूरा लंबा, ये असेसमेंट होता है उसका, वो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसके ऊपर समरी असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, ये बहुत सारे असेसमेंट के टाइप होते हैं। उसके बाद में रेड भर्ती, वो सारा फाइनल में पढ़ोगे तो वो आपको बाद में सीखने को मिलेगा फाइनल में। पर अगर कोई भी एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय एओ मिल गया, मतलब असेसमेंट में निकल गया है केस और एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने
असेसिंग ऑफिसर ने इनके लिए कोई भी इनकम जो एक्सिस प्रॉफिट में ऐड कर दिया, मतलब कुछ हेरा फेरी कर दी तुम लोगों ने कंपनी के केस में इनकम की, तो फिर उनके लिए टैक्स रेट जो है ये 15%, 22% ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में अपने को, अब ये सारे केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बस अपन, चलो यहाँ लिख लो, यहाँ ही लिख लो, एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO, is profit computed by AO। थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, PDF बनाऊंगा तो चला जाएंगे इतना। कंप्यूटेड बाय AO, नाजायजी कहाँ से, अच्छा इधर पर आ गए। तो यहाँ पे अब टैक्स रेट एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO, तो यहाँ पे टैक्स रेट हो जाएगा 30%, 10%, 4%। तो ये इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 30 + 10% + 4%, 34.32% इसको इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा इसका। इतना याद रखने की जरूरत नहीं AO का, राइट, ठीक है। जो बाकी मेन है आपके लिए तो समझा गया है। अगर BAA रहा तो टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल हो जाएगा, 22%, 22 है, तो दिख नहीं रहा होगा तो 22 है। तो BAA और BAD के केस में टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 22%। उसके बाद में सरचार्ज अपने को कंपलसरी लगाने का, कोई भी इनकम रहो सरचार्ज अपने को कंपलसरी लगाना है, सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%। उसके बाद में HEC एप्लीकेबल हो जाएगा 4%। इसके बाद इफेक्टिव टैक्स रेट अपन कैलकुलेट कर लेंगे एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके केस में मैन्युफैक्चरिंग इनकम रहा तो उसके ऊपर ही 17.16% इफेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से कोई भी इनकम आ रहा है जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो उसके लिए उनको 25.168% ही इफेक्टिव टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल इनकम रही तो स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगा, प्लस सरचार्ज कंपलसरी ये केस में तो सरचार्ज रेट आ जाएगा 10%, और उसके बाद में 4% अपने को HEC पे करना पड़ेगा। और एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO रहा कोई भी तो उसके ऊपर 30% + 10% सरचार्ज + 4% ऐसा इफेक्टिव टैक्स रेट 34.32% कंपनी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो अब आगे बात करते हैं अब मुझे बताओ क्या ये सेक्शन फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो गया? नहीं, अपन ने ऊपर लिखे थे जब मैंने आपको 5 सेक्शन पूरे लिस्ट में लिख के दिए थे, वहां पे लिखा था अपन ने डोमेस्टिक कंपनी, तो ये फॉरेन केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, फॉरेन कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, बस डोमेस्टिक कंपनी लिखा है। तो अब बात करते हैं, अब ये जो सेक्शन से अब BAE और BAB का जो सेक्शन है, मतलब ये जो सेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले, तो ये जो सेक्शन है उनके लिए कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी होना पर डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की डेट और डोमेस्टिक कंपनी मतलब प्रोडक्शन चालू करने की डेट भी कहीं पे दी होंगी, नहीं तो कोई भी कभी भी प्रोडक्शन चालू कर देगा। जो 2000 में कंपनी बना के रखा है 2001 में, वो भी ये सेक्शन में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो न्यू मतलब जो नई स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये कुछ सेक्शंस ला लिए गवर्नमेंट ने, तो जो सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, एक मिनट को मैं थोड़ा बुक खोल लेता
इसका मतलब आपको तो ये जो सेक्शन है ये बस जो मैन्युफैक्चरिंग की ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी जो नए कंपनी बनी है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। पर यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो, पर यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो कि ये जो दो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये स्प्लिटिंग अप से नहीं बननी चाहिए। मतलब एक कंपनी और जो स्प्लिट हो गई, एक चारी 115 BAA में और एक चारी 115 BAC में, तो वैसा 115 BAB में, तो वैसा नहीं चलेंगे। ये पूरी न्यू सेटअप होनी चाहिए कंपनी। पर ये सेटअप कब होनी चाहिए? तो 2019। एक बार डेट लिख लो यहाँ पे। डेट कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते क्या? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो सेट अप ऑन और आफ्टर एक 10/2019 के बाद कंपनी फॉर्म होना। BAB है, BAB के लिए 1/10/2019 के बाद कंपनी फॉर्म होनी चाहिए। और ये यहाँ पे लिखो, यहाँ पे होना 1/4/2023 के बाद में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आना एग्जिस्टेंस में, न्यू वो भी। अब ये जो नीचे के पॉइंट है ना, ये देखो, ये ऊपर के पॉइंट तो सारे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये पूरे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है ये लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये पूरे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे एरो बना लो, नहीं हो रहा क्या? नहीं जम रहा, छोड़ो। एप्लीकेबल टू ऑल सेक्शंस ये ऊपर का। पर अब ये जो नीचे पॉइंट लिख रहे हैं अपन, ये अब बस BAB और BAE के एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए मैंने ओनली BAB और BAE लिखा है यहाँ पे। तो फिर से नीचे लिखो, अब यहाँ पे ही लिखो। अब एक एक पॉइंट लिखते हैं अपन। अब मैंने बोला आपको कि न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होना या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी न्यू होना। अब जो स्प्लिटिंग अप से नहीं होने को होना और रिकंस्ट्रक्शन से भी कोई भी कंपनी नहीं होना ही। तो ये भी एक बार पॉइंट लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे लगे तो फिर से हेडिंग दे दो यहाँ पे, एप्लीकेबल टू BAB एंड BAE, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, should not form by splitting up or reconstruction of existing business। कोई भी पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी लगेगा ये दोनों को। तो प्लांट एंड मशीनरी भी यहाँ पे न्यू होना, प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होना। यहाँ पे कोई भी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आप परचेस करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू नहीं कर सकते। मतलब ये पूरा सेक्शन जो है BAB और BAE ये न्यू एंटिटीज, न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए पूरा सेक्शन बना है। तो कोई भी सेकंड हैंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपको परचेस नहीं करना है ये केस में। अगर आपने ये कर लिया परचेस सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी रहा तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पर
आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आप परचेस कर सकते हो 20% तक। 20% मतलब जितने भी प्लांट एंड मशीनरी आपके टोटल, उसमें से बस आप 20% तक आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आप परचेस कर सकते हो। टोटल मशीनरी अगर 100 करोड़ की है तो आप 20 करोड़ तक आप सेकंड हैंड ले सकते हो, और पर पूरा 80% जो है वो आपको न्यू सेटअप होना। उसके बाद में फॉरेन से जो प्लांट एंड मशीनरी मंगाई है, फिर वो कितनी भी यूज की हुई हो, फॉरेन में वो मशीनरी कितनी भी कोई भी कैसे भी यूज किया हो, वो इंडिया में आने के बाद उसको अपन न्यू कंसिडर करेंगे। फॉरेन में कोई भी मशीनरी कितने भी कैसे भी यूज कर ली हो, वो इंडिया में आने के बाद अपन उसको न्यू ट्रीट करेंगे। मतलब ये सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप फॉरेन से आए हुए कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ। फॉरेन से आई हुई कोई भी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे सेकंड हैंड नहीं ट्रीट की जाएंगे, उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर करना पड़ेगा। तो समझ में आया गया? प्लांट एंड मशीनरी एक तो न्यू होना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना पड़ेगा। पर फॉरेन से आई हुई प्लांट एंड मशीनरी अगर वो सेकंड हैंड भी रहो, कितने भी यूज की हुई रहो, किसी ने भी यूज की हुई रहो, वो इंडिया में आने के बाद अपन उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट करेंगे, और अपन सेकंड हैंड इंडिया में भी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर सकते हैं। पर 20% तक टोटल प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट से अपन 20% तक अपन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अपन परचेस कर सकते हैं। चलो ये भी लिख लेते हैं फिर। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। क्या? शुड बी न्यू। हमारी नींद आने, सॉरी, चलता है, कर लो, नींद आएंगी नहीं तो मेरी बातें सुनते सुनते। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस। क्या है एक्सेप्शंस? 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। 20% of total plant and machinery can be second hand। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अपन 20% तक खरीद सकते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी shall be treated as new only। एक मिनट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी ओनली, ब्रैकेट में लिखो ओनली फॉर दिस सेक्शन। तो खाली बस ये सेक्शंस के लिए अपने को प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्ट की हुई कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है उसको न्यू ट्रीट करना है। 20% तक अपन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी खरीद सकते हैं, पर जनरली न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना। तो इन शॉर्ट न्यू जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद और एक पॉइंट लिखो, अब यहाँ पे जो है ना, ये कुछ नहीं होता। देखो, does not use any building। आपको लग रहा है मन में क्या से लिख रहा हूँ? अगर आपको पता नहीं होगा, आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, ये मैं भी खुद के नोट्स बनाता, आपको शॉर्ट में बता सकूँ सब दिख रहा होगा या दिखना नहीं होगा, पता नहीं आपको, कि ये पूरा शॉर्ट में ये देखो, ये मस्त मस्त क्वेश्चन बनाया मैंने,
ड्रॉप बोर्ड बताओ आप। पहले मैं इधर खेलता, मैं कौन सा इजी जाता, कौन सा हार्ड जाता आपको मत लिख लो फिर बता। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनकी भी मदद हो जाएंगी थोड़ी, आपको भी दुआ मिलेगी, मुझे भी दुआ मिलेगी। ये बनने के बाद याद रखना रे भाई मेरे को कि कोई बंदा था यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर देता था। जब मैं छोटा बच्चा था तब फ्री में लेक्चर देता था। अब मैं बड़ा हो गया, कोई फ्री में लेक्चर देगा। होटल और कन्वेंशन सेंटर्स, तो कोई भी बिल्डिंग प्रीवियसली होटल और कन्वेंशन सेंटर्स के लिए यूज की गई हो तो वो अपन यहाँ यूज नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता था, एक आपको सेक्शन 35 AD मिलेगा, AD 35 AD, यस 35 AD में क्या करते थे अपन, आपको ये देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये सेक्शन की, अपने को ये पूरा इनकम यहाँ पे डिसअलाउड है, यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा 35 AD का। तो लोग क्या करते थे 35 AD में स्पेसिफिक बिजनेस के लिए पूरा कैपिटल लिया, 35 AD में है ना जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो पूरा डिडक्शन अपन क्लेम कर सकते हैं। तो 35 AD में डिडक्शन क्लेम कर लेते थे और फिर वो बिजनेस बंद कर देते थे और न्यू बिजनेस में आ जाते थे और उसमें कंपनी का सेक्शन एप्लीकेबल कर लेते थे। तो ऐसे कांड होते थे यार, देखो इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा नहीं है पर लोगों ने इतने कांड कर दिए ना, इतने कांड कर दिए तो वो बड़ा बड़ा होते ही जा रहा है। कोई बड़ा कांड हो गया कि नए सेक्शन, बड़े कांड हो गए नए सेक्शन ला रहे हैं, इसकी वजह से इनकम टैक्स एक्ट बड़ा हो गया। अब देखो अलग GST एक्ट कितना छोटा है, नया नया है, कोई ज़्यादा कांड नहीं कर रहा। पहले उन्होंने मस्त एकदम सारे प्रोविजन कवर करने की कोशिश की है, तो इसकी वजह से उधर ज़्यादा कांड हो नहीं रहे, मतलब हो तो रहे पर जैसे जैसे कांड होते वैसे वैसे सेक्शन बढ़ते ज़्यादा अमेंडमेंट होते जाते हैं। अब आप पूछोगे कि यार कांड क्यों करते हैं लोग, अरे भाई टैक्स एक्सपर्ट है अपन, टैक्स बचाना, अच्छे तरीके से टैक्स बचाना अपना काम है, अपना धर्म है, SEC की मदद करना, उसके लिए अपने को पैसे देने वाले हैं, तो उसकी वजह से अपन टैक्स बचाते हैं लोगों का, पर कुछ गलत तरीके से भी बचा लेते हैं अब टैक्स, तो उसकी वजह से हो जाते हैं कांड, तो टैक्स बढ़ते ही जा रहा, अपना इनकम टैक्स अमेंडमेंट आते ही जा रहे, अपना सिलेबस बढ़ते ही जा रहा है। पर ठीक है, CA बनने के बाद वर्थ इट हो जाएगा पूरा। चलो ये हो गया आपका लिखना, कोई लिखा होगा तो। अब पावर जनरेशन यूनिट, पावर जनरेशन जो यूनिट होता है, पावर जनरेशन जो बिजनेस होता है, उसको भी नया ट्रीट किया जाता है यार। एक पेज में नहीं बैठा है यहाँ पे, पर ठीक है नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करना है अपने को, मैक्सिमम हो गया अपना यहाँ पे। अब बस एक दो डेफिनेशन अपने को लिखनी है वहाँ पे। पावर जनरेशन business shall be treated as मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो पावर जनरेशन का जो बिजनेस है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपन ट्रीट कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे, किसी ने पूछा नहीं अब तक, क्या किसी के दिमाग में आया नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब होता क्या है? भाई तू कब से बोल रहा है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स रेट अलग अलग लगेंगे। अब मैं ये पेन बना रहा हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ जाएगा? ये मैं कैसी बना रहा हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ जाऊंगा? क्या मैं ये T-शर्ट बना रहा हूँ, ये मेरा स्पेक्स बना रहा हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ जाऊंगा क्या? तो गवर्नमेंट में ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सा आना, पर उन्होंने डेफिनेशन तो दी है, तो किसकी? जो मैन्युफैक्चरिंग अपने को कंसिडर नहीं करना है, मतलब ये छोड़ के सारे मैन्युफैक्चरिंग, ये छोड़ के सारे मैन्युफैक्चरिंग, ये लिस्ट दी है। इसमें ये लिस्ट में से आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो आप ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर किया जाएगा आपके बिजनेस को, पर ये लिस्ट के अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बोल के ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया? ये लिस्ट में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ये कौन सी लिस्ट दी है? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने को कंसिडर नहीं करने,
ये लिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने को कंसिडर नहीं करने, तो ये लिस्ट में से कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग बोल के ट्रीट किया जाएगा। पर ये लिस्ट के अलावा आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल के ट्रीट किए जाएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोल के स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा आपका, और आप फ्यूचर बिलियनियर बनोगे, मिलियनियर बनोगे ये स्टार्टअप के ऊपर कम टैक्स पे करके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन से नहीं है उसकी लिस्ट आप लिख लो अब एक बार मेरे साथ। Does not मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फर्स्ट लिखो यहाँ पे आप, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। के पास सेकंड लिखो, माइनिंग। आपको माइनक्राफ्ट गेम पता है? माइनक्राफ्ट से याद है मेरे को, माइनिंग से। माइनक्राफ्ट गेम थे ना, मैं जब 11th-12th में था वो फुकट में खेलते थे, और वो उसका पेड़ वर्जन ला लिया। उसके बाद में लिखो माइनिंग भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब माइनिंग को अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाएगा। उसके बाद में लिखो कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम इंटू टू मटेरियल। तो मार्बल ब्लॉक या कोई भी सिमिलर आइटम अपन कन्वर्जन कर रहे हैं उनका स्लैब में, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर तो भी अपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बोलेंगे। क्या लिखा है ऊपर? डज नॉट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसके बाद में फिफ्थ लिखो, प्रिंटिंग बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग बुक्स एंड और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक कोई भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो आप, उसको भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसिडर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे अपन उसको। और मेरा फेवरेट, एनी अदर नोटिफाइड। तो ये जो बिजनेस है उसको अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलेंगे। ये बिजनेस में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पर ये बिजनेस को अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसीडर करेंगे, और इसके अलावा कोई भी बिजनेस रहा मैन्युफैक्चरिंग का तो अपन वो मैन्युफैक्चरिंग में कंसीडर किए जाएंगे। पर ये मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ों का अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डेवलपमेंट, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पर ये गवर्नमेंट नोटिफाइड है, इसको इसलिए इसको अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए आपने को 22% वाला 25% वाला टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस में जा रहे होंगे अपन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसिडर होंगे, अपने को 25% वाला स्लैब रेट, मतलब 25% वाला टैक्स रेट अपने को पे करना पड़ेगा। एक मिनट को, यहाँ पे जगह है क्या आपकी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो,
सेक्शन 33B कंसीडर न्यू बिजनेस। सेक्शन 33 में क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी रहो, समझो चाइना बॉर्डर पे या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी पूरी कंपनी, और ये कंपनी 3 साल में अपन ने फिर से खड़ी कर दी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो वो 33B सेक्शन में कवर हो जाता है। अर्थक्वेक या फिर अर्थक्वेक से, सुनामी से, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से भी डिस्ट्रॉय हुआ और वो अपन ने फिर से उसको खड़ा किया कंपनी को, तो उसको न्यू बिजनेस बोल के कंसिडर करना है अपने को, और अपन ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अपन स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन में इसका बेनिफिट नहीं ले सकते ये सेक्शंस का। पर जो 33B में अगर कोई भी अपना कंपनी रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो अपन उसको, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है फिर से, तो उसके वजह से अपन उसको न्यू बिजनेस कंसिडर करेंगे एज पर सेक्शन 33B के हिसाब से। तो ये हो गया पूरा लिस्ट आपका, ये एप्लीकेबल होगा बस मैन्युफैक्चरिंग को, 115BAB और BAE को, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को, ये पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो 2 पेज में, 1.5 पेज में आपके ये चारों सेक्शन मैंने कवर कर दिए। तो भाई ये पसंद आया तो पहले लाइक कर दो, पहले लाइक कर दो वीडियो यार, आप लाइक ही नहीं कर रहे, देख रहे हो बस, देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो, मजे लेते जा रहे हो, लाइक करता है। चलो इतना हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं आप, एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं अब इसका, लिखो एग्जाम्पल, एकदम तगड़ा एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा आपको एकदम, ढूंढ ढूंढ के बनाया आपने अपन ने। ये प्रॉफिट फ्रॉम MFG, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट कितना दिया है, 10 लाख। उसके बाद में लिखो STCG, STCG लिखो 4 लाख। उसके बाद में लिखो LTCG 112A लिखो 8 लाख। के बाद लिखो STCG 111A लिखो 5 लाख। उसके बाद लिखो, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, मतलब आपको समझाने को थोड़ा इजी जाएगा। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च आ जाएगा 90,000, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो नॉट डेबिटेड टू P&L। उसके बाद लिखो डिडक्शंस में लिखो 80G का डिडक्शन लिखो 50,000, और 80JJ ए का डोनेशन लिखो, ए डिडक्शन लिखो 80,000, 50,000, 80,000, 80JJ। ये एग्जाम्पल है ना, आपको कंपनी का सॉल्व करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी सेम आ जाएगा पूरा टैक्स रेट, पर आपको कंपनी का सॉल्व करना है, दोनों 115BAA के हिसाब से भी एंड BAB के हिसाब से भी, मतलब दोनों से आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व तो आपको सॉल्व करके देता मैं,
आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप टोटल इनकम के टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा सा मैं थोड़े अच्छे मतलब मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन और थोड़ी लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। अब आप पिछले क्वेश्चन से आप कंपेयर करेंगे जो इंडिविजुअल का था, उसमें इतने एडजस्टमेंट नहीं दिए थे मैंने, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन लिए था। अब यहाँ पे डिडक्शन भी ऐड कर दिया मैंने, जो साइंटिफिक रिसर्च का है वो भी पॉइंट ऐड कर लिया। वहाँ पे बस मैंने जो टोटल इनकम था उसमें किया था। अब यहाँ पे फिर से अपन थोड़े से एडवांस हो गए। अब यहाँ पे अपने को पहले क्या करना पड़ता है, अपने को टोटल इनकम चेक करना पड़ता है, टोटल इनकम चेक करना पड़ता है। तो ये देखो फॉर्मेट आपको मैंने बताया था कि पहले अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। आप लिखा होगा आपने, स्लैब रेट से पहले लिखवा के दिया था मैंने आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज का आपको इनकम बाइफरेट करना है पूरे 5 हेड में। 5 हेड का आपने को टोटल लेने का है। उसके ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन ऐड करना है, सेट ऑफ का प्रोविजन ऐड करना है। उसके बाद में आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद अपने को 80C to 80U की डिडक्शंस माइनस कर देने के, उसके बाद में आ जाएगा अपना टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अपने को जनरल इनकम पे जनरल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है, स्पेशल इनकम को स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। दोनों का टैक्स एक साथ लेके आने का है। उसके ऊपर सरचार्ज या रिबेट लगेगा। सरचार्ज लगेगा 50 लाख से इनकम ऊपर जा रहा है और रिबेट लगेगा 5 लाख के नीचे इनकम रहा तो रिबेट लगेगा। और रिबेट लगने के बाद आपको HEC ऐड करना है। सरचार्ज या रिबेट ऐड करने के बाद आपको HEC ऐड करना है और HEC के बाद आ जाएगा आपका टैक्स। ये फॉर्मेट मैंने आपको लिख के दिया था। अब अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब आपको अलग अलग हेड मिलेगी। यहाँ पे एक पीजीबीपी हेड अलग मिलेगा, कैपिटल सोर्सेस का कैपिटल गेन का हेड अलग मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में ये जो इन हाउस है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च का अपने को डिडक्शंस कहाँ में मिलेगा, पीजीबीपी के हेड में मिलेगा। तो पीजीबीपी का हेड में टोटल इनकम लेना पड़ेगा पीजीबीपी का, उसमें से इन हाउस रिसर्च अपने को माइनस करना पड़ेगा। ये पीजीबीपी हेड का इनकम आया, उसके बाद में कैपिटल गेन अलग और बाद में सारा टोटल लेना पड़ेगा। उसके ऊपर सेट ऑफ एंड क्लबिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ डिटेल नहीं दिया। उसके बाद अपने को ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को 80C to 80U का डिडक्शंस माइनस करना पड़ेगा। डिडक्शन माइनस करने के बाद अपना आ जाएगा टोटल इनकम, उसमें से अपने को टैक्स निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मेट मैंने लिख के दिया था, उसके हिसाब से अब अपने को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं सॉल्व कैसे करता हूं, मतलब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा पूरा। तो ये देखो, अच्छा देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा हुई। तो आंसर अब यहाँ पे मस्त आपको लिखना पड़ेगा। पहले पिंक पेन से लिखना है, प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लिखता डायरेक्ट शॉर्ट में, यह आएगा 10 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में अपने को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डिडक्शन से पर्टिकुलर हेड वाइज भी डिडक्शन एग्जम्पशंस होते हैं और बाद में 80C to 80U का डिडक्शन हमने को टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलता है। तो ये जो इन हाउस का है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन से या अपने को पीजीबीपी हेड में मिलेगा, पीजीबीपी हेड में मिलेगा। तो अपन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, पर जिनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं फिर से आपको पीजीबीपी में मस्त पे ही पढ़ा दूंगा। पर आपको बस यहाँ पे एक बार ध्यान रखना है कि डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर हेड वाइज भी होते हैं और टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद भी डिडक्शंस होते हैं। वो जनरली 80C to 80U के चैप्टर 6A जो डिडक्शंस होते हैं, तो वो डिडक्शंस होते हैं वहां पे। तो आपको ये साइंटिफिक रिसर्च ये पर्टिकुलर हेड में पीजीबीपी में उसका पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा, तो उसके वजह से अपन यहां से लेस कर दे रहे हैं यहाँ पे इसका पीजीबीपी में से। यहाँ पे अब आप ये बोलेंगे अरे भाई ये ऊपर अपन ने कुछ लिखे थे डिडक्शंस जो अपने को अलाउड नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो आउटसाइडर को कंट्रीब्यूशन दिया है वो ये देखो, ये जो है ना डिडक्शन साइंटिफिक का, यहाँ पे सेक्शन लिखना रहेगा सर, अंडर सेक्शन 35 का रिसर्च है। तो
35 में अगर आउटसाइडर को कंट्रीब्यूशन दिया तो वो डिसअलाउड हो जाता था। पर इन हाउस में कुछ किया मैंने, इन हाउस में कुछ प्रोडक्शन रिसर्च किया तो उसका अलाउड है। यहाँ पे कौन सी लिस्ट दी है? नॉट अवेलेबल की लिस्ट दी है। पर यहाँ नॉट अवेलेबल में आउटसाइडर का है, जो इनसाइड मैन है, जो इन हाउस रिसर्च करता हो तो वो अवेलेबल हो जाएगा मुझे, तो वो पीजीबीपी में से अपने को लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे पीजीबीपी में से लेस करो यहाँ पे, फिर क्योंकि ये इन हाउस है, इन हाउस अपने को अवेलेबल है, आउटसाइडर को रहता था यहाँ पे, और नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल रहता था। अब डेबिटेड टू पी एंड एल रहा तो अपन ऑलरेडी प्रॉफिट कम कर चुके हैं, तो ये 10 लाख प्रॉफिट कम करने के बाद, ये 90,000 कम करने के बाद प्रॉफिट आता था, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता था। समझ में आ रहा है क्या? ये 10 लाख, ये अगर डेबिटेड टू पी एंड एल नहीं होता था, यहाँ पे नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल होता था, तो यहाँ पे जो 10 लाख, मतलब यहाँ पे अब नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल है, तो ये 10 लाख में से अपन ने वो 90,000 माइनस नहीं की है, तो अपने को माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका डिडक्शन मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे अपने को आ जाएगा 9,10,000 का ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, 9,10,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर उन्होंने अगर बोला होता कि ये डेबिटेड टू पी एंड एल हो गया, मतलब इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अपन ने प्रॉफिट ऑलरेडी कम कर दिया है, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं होता था फिर, चलो इन हाउस आ जाएगा। अभी 90,000 लेस करने के बाद आ जाएगा 9,10,000। अब ये आ जाएगा अपना पीजीबीपी का, एक हेड हो गया अपना पीजीबीपी। अब दूसरा हेड दिया अपना कैपिटल गेन, अगर हो सके तो यहाँ पे हेडिंग दे दो ऐसे पीजीबीपी। अब नीचे लिखो कैपिटल गेन में अपन सारे इनकम दिए हैं अपने, एसटीसीजी। अब ये तो नॉर्मल इनकम कंसिडर होगा, पर हेड वाइज अपने को पीजीबीपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन में आएगा। एटीसीजी लिखो 112A 8 लाख, उसके बाद लिखो एसटीसीजी 111A, ये लिखो 5 लाख, उसके बाद लिखो, अच्छा ये हो गया, अपने दोनों हेड हो गए। ये देखो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया, इन हाउस का एडजस्टमेंट हो गया, एसटीसीजी ये एडजस्टमेंट हो गया। ये अपन ग्रॉस, इससे अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। अब तो ये आ जाएगा अपना टोटल, अब सारा कितना आ जाएगा, ये 9-10, चलो एक बार काम करते हैं, इसका टोटल ले 12 लाख प्लस 5 लाख, ये आ जाएगा 17 लाख। अब पीजीबीपी प्लस सीजी अपने को करना पड़ेगा, पीजीबीपी यहाँ पे लिखो ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएगा अपना पीजीबीपी प्लस सीजी का टोटल। ये दो ही हेड दिए इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा अपना 17 और 9-10, मतलब 26,10,000 आ जाएगा अपना ग्रॉस टोटल इनकम। अब अपने को डिडक्शंस माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से कौन से डिडक्शन, 80C टू 80U वाले। पर अपन अब 115 BAA और BAB का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 115 BAA और BAB का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 115 BAA और BAB का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने को 80C टू 80U में से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 80C टू 80U में से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 80C एंड 80U में से अपने को डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 80C टू 80U में से अपने को डिडक्शंस नहीं मिलेगा। पर उसमें से अपने को 2 डिडक्शंस यहाँ पे मिलने वाले थे, कंपनी के केस में अपने को 2 डिडक्शंस मिलने वाले थे, कौन सा, 80JJAA और 80M। तो अपने को 80M तो नहीं दिएगा, तो 80JJAA का डिडक्शन ले सकते हैं अपन। तो यहां पे लिखो अब डिडक्शंस 80C टू 80U। अब यहां पे
ATG लिखो, ATG लिखो, अब यहाँ पे नील लिखो और रीजन लिखो नॉट अवेलेबल। ये लिस्ट में पढ़ा था अपन ने, न्यू स्कीम में अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ये ओल्ड स्कीम से सॉल्व करना होता, ओल्ड स्कीम से सॉल्व करना होता, और आपको लगे तो ये आप ये ओल्ड स्कीम से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको लगे तो आप ये ओल्ड स्कीम से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो होमवर्क ले लो, ये ओल्ड स्कीम से सॉल्व करना है आपको। और इसका टर्नओवर, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आपको 25% से टैक्स लगाने का, 25% मतलब 400 करोड़ के अंदर टर्नओवर इसका। और ये आपको होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करके लाना है। अब वहां पे है ना आपको सब डिडक्शन मिल जाएंगे, 80C2 ATU के सारे डिडक्शन अपने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब अपने को यहाँ पे नील कर दिया आपने, यहाँ पे नील कर दिया, और बाद में 80JJAA का आपने को डिडक्शंस मिलेगा। यहाँ पे 80JJAA का आपने को डिडक्शन मिलेगा कितना है, 80,000, 80,000 इसका डिडक्शन है। 80,000 अपने को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा अपना टोटल इनकम, ये आ जाएगा अपना टोटल इनकम, ये आ जाएगा अपना टोटल इनकम। अपने को टैक्स किसके पे करना है, टोटल इनकम पे। तो टैक्स पे करने के लिए आपने को -80,000, ये आ जाएगा अपना 25,30,000। 25,30,000 के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये 25,30,000 में अपना नॉर्मल इनकम अलग है, स्पेशल इनकम अलग है, तो स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा, नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। राउंड ऑफ का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे टोटल इनकम का राउंड ऑफ होता था। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे आप लिखते, यही क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ मैं। अब चाहे तो आप वैसे अपना ओल्ड फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे दो करके। तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ पे स्पेशल आ जाएगा। तो मैं एक मतलब सीधे फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे अपना, अब यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे फर्स्टली अपन क्या सॉल्व करने का, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम पूरा सॉल्व कर लेने का है। अब इसका रीजन मैं बता दूं, यहाँ पे डिडक्शन से अपना स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स रेट से पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो स्पेशल इनकम अपना 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख स्पेशल टैक्स रेट्स का कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि डिडक्शन किस में से माइनस करना पड़ेगा आखिर में। तो आप क्या करेंगे, पहले स्पेशल इनकम को स्पेशल टैक्स रेट से पहले कैलकुलेट कर लूंगी, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर लेते हैं अपन यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन, स्पेशल इनकम, उसका टैक्स, उसका टैक्स। आप वैसे भी कर सकते हैं, दो एरो निकाल के टोटल इनकम में से सेम ही आंसर आएगा। बस मतलब ये फॉर्मेट थोड़ा बदल दिया है हमने। आप उससे चाहे तो उससे भी करो। टोटल इनकम यहाँ पे अब LTCG लेना पड़ेगा अपने को, पेन से लिखो LTCG। LTCG कौन सा है अपना, 112A लेना पड़ेगा। 112A है, ए 8 लाख, 8 लाख में से 112A है अपना, तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट, तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट। और उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना पड़ेगा अपने को। तो आ जाएंगे 70,000। उसके बाद LTCG हो गया, STCG एक 111A वाला, इसके ऊपर 15% टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। डायरेक्ट कितना है, 5 लाख है इंटू 15%, 5 लाख इंटू 50, 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल ले लो आप 145। सरचार्ज भी आ जाएगा 10%। सरचार्ज अपने को कंपलसरी लगाने का हर एक केस में, पर अपने को वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है उस पर भी सरचार्ज लगाना पड़ेगा। तो अपन टोटल ले लेंगे, पूरा टोटल के ऊपर 10% लगा लेंगे आखिरी में, पूरा टैक्स निकाल लेंगे, उसके बाद में अपन 10% ऐड कर देंगे आखिरी में। अब अपन करेंगे स्पेशल हो गया है, नॉर्मल इनकम लेंगे। उसके ऊपर का टैक्स, नॉर्मल इनकम लो,
यहाँ पे लिखो STCG लेना पड़ेगा है, क्योंकि एक नॉर्मल वाला है अपना 4 लाख। अब अपने को फर्स्ट कौन सा सॉल्व करने का है, BAB सॉल्व करते हैं या BAA? चलो एक बार फर्स्ट अपन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखो एज पर BAB, एज पर BAB। तो BAB से सॉल्व करते समय BAB से सॉल्व करना है आपने को। तो BAB में मैंने क्या बोला था मेरे भाइयों बहनों, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उसके ऊपर लगेगा 17.16, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उसके ऊपर लगेगा 25.168, जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और AO का असेसमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ा आपने इसमें, तो या अपन ने स्पेशल इनकम स्पेशल से हो गया। अब जो नॉर्मल इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है STCG का हमने सामने कोई भी सेक्शन नहीं लिखा है, तो अपने को नॉर्मल इनकम बोल के ट्रीट करना पड़ेगा। पर ये क्या मैन्युफैक्चरिंग का इनकम है, ये क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनकम हुआ है? तो आंसर इज नो। तो अपने को यहाँ पे टैक्स रेट लेना पड़ेगा 25% वाला, यहाँ पे अपने को टैक्स रेट लेना पड़ेगा 22% वाला। सरचार्ज अपने को बाद में ऐड कर लेंगे ना, अपन सरचार्ज बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 22%। अरे इफेक्टिव टैक्स रेट 25% आएगा, तो सरचार्ज में क्या कर रहा हूँ, बाद में ऐड कर रहा हूँ, सरचार्ज में बाद में ऐड कर रहा हूँ, अभी बस टैक्स कंप्यूट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 22%, यह आ जाएगा 88, यह आ जाएगा 88। उसके बाद लिखो, अब अपना आ जाएगा PGBP। अब मुझे बताओ, अरे एक पॉइंट लिखना रहेगा क्या उनका, ठीक है एक मिनट, एक पॉइंट लिखना रहेगा अपना यहाँ पे ना, यहाँ पे ना ये HP डिविडेंड इंटरेस्ट लिखा है ना, यहाँ पे बस एक यार मेरे को याद नहीं आया तब लिखवा के देने का, भूल गया मैं आपको। यहाँ पे लिखो no any deductions अवेलेबल। ये जो इनकम है इसके ऊपर कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा इसके ऊपर। तो अपने को यहाँ पे जो ये देखो, अब टोटल इनकम कितना है अपना, टोटल इनकम है 25,30,000। इसमें से अपना LTCG हो गया, देखो अपना यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखता था LTCG हो गया है, LTCG कितना होगा 8 लाख LTCG हो गया अपना। उसके बाद में STCG अपना स्पेशल वाला कितना हो गया, 5 लाख हो गया, STCG 5 लाख वाला हो गया। उसके बाद में अब ये तो अपना स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अपना आ जाएगा तो STCG वाला बच गया है। पर ये जो STCG है इसमें से कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो STCG अपन ने डायरेक्टली 4 लाख लिख लिया। अब जो बचा है अब इसमें से देखो -8 लाख, -5 लाख, -4 लाख, ये बचा है 8,30,000। 8,30,000 बचा है। 25,30,000 में से मैंने ये तीनों ग्रीन वाले माइनस कर दिए, तो 8,30,000 बचा है। तो 8,30,000 कैसे आया, देखो ये 9,10,000 है ना, 9,10,000 में से ये जो डिडक्शन है 80 JJA है वो माइनस हो गया। क्योंकि ऊपर क्या लिखा अभी मैंने, जो ये जो नॉर्मल इनकम में से कोई भी डिडक्शंस अपने को नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल इनकम 22% से टैक्सेबल हो जाएगा, इफेक्टिव 25% से टैक्सेबल हो जाएगा। और पीजीबीपी इनकम में से अपने को डिडक्शंस अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 830, ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अपने को ऊपर कैलकुलेशन पता है कैसे किया अपन ने, पर बहुत सारे इनकम रहे तो ये बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ता है अपने को। तो पीजीबीपी इनकम आ जाएगा 830 अपना, और उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 15% टैक्स रेट लगेगा। 15% टैक्स रेट, सरचार्ज 10% बाद में ऐड कर रहे हैं, और इफेक्टिव टैक्स रेट 17%। तो 830 इंटू 15% ये आ जाएगा 124,500 टोटल आ जाएंगे, प्लस 88 124,500 प्लस 88 आ जाएगा
ऐसा बना ना यार, कैसे क्यों नहीं चल रहा। 212,500 ये आ जाएगा अपना टैक्स नॉर्मल इनकम वाला। नॉर्मल इनकम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इनकम में आपने कितना टैक्स लगाया 15%। नॉर्मल इनकम पे 22%। स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल रेट से। अब अपन ये क्या करते हैं, दोनों टैक्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे। टैक्स ये यहाँ का, ये यहाँ का टैक्स है। अब टैक्स ऐड कर देते हैं अपन। टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, ये प्लस ऊपर वाला अपना 145, ये आ जाएगा 357,500। 357,500। उसके ऊपर सरचार्ज 10% कंपल्सरी लगाना है अपने को। सरचार्ज 10% कंपल्सरी लगाने का है अपने को, तो ये आ जाएगा 35750। उसके बाद HEC 4% अपने को लगाने का है, 4%। HEC 4%, तो इसका 4% लेना पड़ेगा, प्लस 10% इंटू 4%, तो ये आ जाएगा 15,730। तो ये टोटल टैक्स आ जाएगा अपना 408,980। ये आ जाएगा अपना टोटल टैक्स पेएबल। ये आ जाएगा अपना टोटल टैक्स पेएबल। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या रे? अपन ये कौन से इससे सॉल्व किया, BAB से। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग लिया और जो अपना नॉर्मल था वो अलग लिया। अब अपन BAA से सॉल्व करने लगे, BAA से सॉल्व करने लगे। तो BAA से सॉल्व करा दूं क्या आपको यहाँ पे, ये देखो। अब ये BAA वाले, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा है, ये जो पूरा टोटल इनकम है, ये जो पूरा टोटल इनकम है, ये डायरेक्ट 22% से टैक्स रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BAA है, मैन्युफैक्चरिंग वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक इधर ही लिख लेते हैं अपन। ये देखो, ये पेंसिल लिखा, इफ BAA अप्लाई देन 4 लाख और 830, दोनों का टैक्स रेट कितना हो जाएगा, टैक्स 22% टैक्स रेट आ जाएगा इसका। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1230 इंटू 22%, ये आ जाएगा अपना 270,600। इसके ऊपर सरचार्ज 10%, यही लिख लेते हैं टैक्स, या इफेक्टिव टैक्स रेट ले लेते डायरेक्ट। चलो इफेक्टिव टैक्स रेट ले लो यहाँ पे। इफेक्टिव कितना था अपना, 25.168। 25.168 होता था यहाँ पे। तो ये आ जाता था अपना 1230 इंटू 25.168। ये आ जाता था 309,566 प्लस ये अपना स्पेशल इनकम ऐड हो जाता था उसमें, प्लस उसमें सरचार्ज मतलब 145 प्लस 10% सरचार्ज उसमें प्लस 4%, और उसके बाद में ये उसमें ऐड हो जाता था। तो अपना आंसर आ जाता था 309566। अपना टैक्स आ जाता था 475,446। 475,446 आपका टैक्स आ जाता था BAA के हिसाब से, और उसको अपन राउंड ऑफ कर देते थे तो 475,450 अपना टैक्स आ जाता था। 475,450 अपना टैक्स आ जाता था। इधर लिख लेते क्या, चलो इधर भी लिख लो। अब यहाँ पे तो टैक्स सेम रहेगा। चलो इतना समझ में आएगा आपको, कुछ था नहीं, मतलब था पर अच्छा क्वेश्चन था आपको सिखाने के हिसाब से, मस्त क्वेश्चन था ये।
कोई लिख रहा होगा तो लिख लो, एक बार पॉज कर लो वीडियो और लिख लो। इतना समझ में आया क्या? चलो आज का लेक्चर स्टॉप कर देते, थोड़ा लंबा चला गया, थोड़ा अपना 15-20 मिनट पर आपका एक मस्त क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट, बाकी जो अपना अनडिस्क्लोज इनकम था, अनडिस्क्लोज इनकम वो एक कवर कर लेंगे अपन, और एग्रीकल्चर इनकम का एक मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा बाद में। और ये अनडिस्क्लोज इनकम का थोड़ा सा पोर्शन होने के बाद अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आप कौन सा चालू करना है, आपको मैं वैसे बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर से। तो चलो आज का लेक्चर ये स्टॉप कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।